नमस्कार। बीएड सेकंड ईयर विषय संस्कृत का शिक्षण शास्त्र, और हम बात कर रहे थे पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। मतलब कि जो पाठ्य पुस्तक है वो किन किन विशेषताओं को लेकर या किन किन विशेषताओं के आधार पर बनाई जानी चाहिए, या उनमें पाठ्य पुस्तक में कौन सी विशेषता होनी चाहिए। हमने बात कर ली थी पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का चयन की, हम लोग बात कर ली थी। हम लोग विषय वस्तु का चयन किस प्रकार होना चाहिए, विषय वस्तु के चयन से संबंधित पाठ्य पुस्तक में कौन सी विशेषता होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे विषय वस्तु का। दूसरी विशेषता है विषय वस्तु का संगठन। विषय वस्तु का संगठन। संगठन से क्या मतलब है? मतलब कि जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो विषय वस्तु दी गई है, जो पाठ वगैरह दिए गए हैं, उसका संगठन कैसा है, संगठन से संबंधित विशेषताएं पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे पाठों का विभाजन। पाठों का विभाजन मतलब कि जो पाठ दिए गए हैं, यदि पाठ बहुत ही विस्तारित हैं या फिर बहुत ही बड़े पाठ है, तो उनको विभाजित करके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दिया जाना चाहिए। फिर है लचीला संगठन। लचीला संगठन मतलब कि जो पाठ्य पुस्तक है उसके संगठन में हम कुछ भी आवश्यकता अनुसार बदलाव कर सके, ऐसी गुंजाइश पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत होनी चाहिए। सपोज अगर एक अध्यापक किसी पाठ को पढ़ा रहा है, तो पाठ को पढ़ाते समय अगर वो अपने अनुभव को उस पाठ में अगर समझाए या अपने अनुभव द्वारा उस पाठ को समझाए, ऐसा लचीलापन पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो पाठ है उसमें होना चाहिए। क्योंकि पाठ की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विषय वस्तु की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यानी कि विशेषता के अंतर्गत विषय वस्तु की बात है, तो वही हम पाठों की बात करते हैं। उदाहरण के तौर पर कि पाठों में यदि अध्यापक अपने अनुभवों को डालकर बच्चों को समझाता है, तो ऐसा लचीलापन या ऐसी गुंजाइश उसके अंतर्गत संगठन में होनी चाहिए। फिर है मनोवैज्ञानिक उपागम। मनोवैज्ञानिक उपागम। अब मनोवैज्ञानिक उपागम यानी कि जो भी उससे संबंधित अगर विधियां बता रही है या समझाने के प्रकार है, किसी भी प्रकार से अगर कोई मतलब किताब में जो भी पाठों को दिया गया है, नाटक है, श्लोक वगैरह है, वो दे रखे हैं, वो मनोवैज्ञानिक आधार पर दिए होने चाहिए। मतलब कि मनोविज्ञान जो है वो शिक्षक और अध्यापक दोनों के पक्ष में अपने व्यू को रखता है। मतलब कि जब वो मनोवैज्ञानिक ढंग से पुस्तक का निर्माण किया जाएगा, तो वहाँ पर छात्र हित और अध्यापक हित या शिक्षक हित दोनों को ध्यान में रखकर कार्य किया जाएगा। तो यही हम अगर पाठ्य वस्तु की बात करें या किताब की बात करते हैं, तो वहाँ पर मनोवैज्ञानिक उपागम को अपनाया जाना चाहिए। फिर है विषय वस्तु में संगति। अब संगति से हम क्या अर्थ लेंगे कि मतलब कि जो एक अच्छी संगति है, मतलब कि जो पाठों को बनाया गया है, आपस में जो जोड़ा गया है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप में बच्चों को सरल फिर कठिन इस प्रकार से जो क्रम है, वो संगति है विषय वस्तु की, वो कैसी होनी चाहिए? सब संगति होनी चाहिए। मतलब कि बच्चों के लिए वो मित्रता से पूर्ण व्यवहार हो, इस प्रकार की संगति विषय वस्तु के अंतर्गत होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे जब उन पाठों को पढ़ेंगे, तो अगर यदि पहले ही कठिन दे दिया जाएगा तो बच्चे उसमें रुचि लेना बंद कर देंगे। तो वही बात हम करेंगे, विषय वस्तु में संगति होनी चाहिए। अब तीसरी विशेषता है वो है विषय वस्तु का वस्तु
प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण मतलब कि जो बात क्या कर रहे हैं हम, पाठ्य पुस्तक की बात कर रहे हैं, किताब है, किताब के अंतर्गत जो विषय वस्तु दे रखी है उसका प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, यानी जो प्रस्तुत किया गया है। अगर मान लो प्रस्तुतिकरण में सर्वप्रथम अगर लेखक परिचय की बात करें, प्रकाशक से संबंधित बात करें और जो फिर उसकी भूमिका की बात करें, संस्कृत की जो पाठ अभी बन रहे हैं, किताबें बन रही है, सर्वप्रथम भूमिका वगैरह है वो सब दी होती है। तो उसमें प्रस्तुतिकरण में ढंग इस प्रकार से होना चाहिए कि एक शिक्षक और अध्यापक पढ़कर स्वतः ही उस चीजों को ग्रहण कर सके। तो प्रस्तुतिकरण विषय वस्तु का कुछ बिंदु है उनके बाद हम देखेंगे। उपयुक्त या आकर्षक शिक्षण, उपयुक्त या आकर्षक शीर्षक। अब शीर्षक बोले तो जो पुस्तक पे जो नाम लिखा होता है, जैसे मैंने यह लिया है काव्य कौमुदी, कक्षा 10वीं की जो पुस्तक है उस पे ये नाम लिखा हुआ है, तो ये शीर्षक की बात हम लोग करते हैं। तो काव्य कौमुदी जो है वो 10वीं कक्षा में चल रही है और 9वीं कक्षा में अगर हम पुस्तक की बात करें तो व्याकरण कौमुदी द्वितीय भाग वो कक्षा 9 के अंदर चल रही है। तो जो शीर्षक है वो कैसा होना चाहिए, उपयुक्त, यानी कक्षा के अनुसार अगर वो जो पाठ्य वस्तु दे रही है उसके अनुसार वो शीर्षक आकर्षक होना चाहिए। फिर है प्रेरणा। प्रस्तुतिकरण जो दिया गया है, पाठों की बात कर लो, उससे संबंधित जो विषय वस्तु है, यदि अगर बात करो श्लोक है, श्लोक से संबंधित अन्वय दे रखा हो, उससे संबंधित कठिन शब्दों को बता रखा हो, व्याख्या बता रखा हो, तो आजकल की जो किताबें आ रही है, वर्तमान में जो किताबें 9वीं 10वीं की कक्षाओं की, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की हम बात करेंगे, तो वहाँ पर जो पुस्तकें दे रखी है तो उनके अंतर्गत पाठ में श्लोक दिया है तो श्लोक में अन्वय भी दे रखा है, शब्दार्थ भी दे रखा है, व्याख्या है, फिर उसका अनुवाद भी कर रखा है। क्योंकि संस्कृत है, हमने पहले ही बात कर ली है, वो मातृभाषा नहीं है, इसीलिए बच्चों को उसका अर्थ हिंदी में समझाया जाता है। तो प्रेरणा, तो उससे संबंधित प्रेरणा प्राप्त किस प्रकार होगी, प्रस्तुतिकरण में प्रेरणा कब मिलेगी, जब बालकों को सीखने से संबंधित गतिविधियां क्रम वाइज होगी तो बच्चे उसको सीखेंगे और उससे प्रेरित होंगे। तो प्रेरणा से संबंधित विशेषता प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत होनी चाहिए। फिर है रोचक तथा सृजनात्मकता। रोचक तथा सृजनात्मकता, पाठ्य पुस्तक में रोचकता होनी चाहिए, यानी पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, रुचिपूर्ण होनी चाहिए। जो पहले की जो किताबें हमने देखी है उसमें केवल एक मोटी सी किताब होती थी और पाठों को जो छपाई है वो भी बहुत बारीक होती थी और उसके अंतर्गत कुछ चित्र वगैरह कुछ भी नहीं होते थे और ना ही सृजनात्मकता लाने से संबंधित कोई गतिविधियां उनमें दी होती थी। आजकल की जो पुस्तकों का निर्माण हो रहा है उसमें रोचकता से संबंधित चित्रों का समावेश किया जा रहा है और सृजनात्मकता की बात करें तो उसमें कुछ भी मतलब कि कार्य दिया होता है, मतलब कि पाठ के बाद अंत में या पाठ के बीच में भी बच्चों से संबंधित सृजनात्मकता से संबंधित कार्य दिया जाता है। मतलब कि एक अध्यापक जब पाठ को पढ़ाता है, समझाता है, उसके बाद वहाँ पर एक क्रिएटिविटी से संबंधित कोई भी कार्य दिया होता है। अगर मान लो पशु पक्षियों के नाम वगैरह पढ़ा है तो और पशु पक्षियों के चित्र दे रखे हैं तो बच्चों से वहीं पर एक क्रिएटिविटी से संबंधित प्रश्न दे दिया होता है कि आप लोग भी संस्कृत से संबंधित इन पशु पक्षियों के जो चित्र हैं उनको इकट्ठा करें, उनका कलेक्शन करें। इससे संबंधित जो क्रियाविधि है वो वहाँ पर दी होती है या फिर उससे संबंधित कोई प्रश्न दिया होता है और बच्चे स्वयं उसमें सृजनात्मकता लाने का प्रयास करते हैं, स्वयं
समीकरण रोचक और सृजनात्मकता को लिए हुए होता है। फिर है शिक्षकों के लिए उपयुक्त सुझावों का प्रावधान। शिक्षकों के लिए सुझावों का प्रावधान। तो शिक्षक हैं उनके लिए, मतलब कि शिक्षक जब आज में जो किताबें हैं उनके अंदर ये बताया जाता है कि शिक्षक जब ये पाठ को पढ़ाएगा तो उससे संबंधित स्वयं भी उससे संबंधित जो कार्य हैं वो स्वयं भी वो करेगा और उसके बाद बच्चों से वो कार्य करवाएगा, जिससे कि टीचर है वो स्वयं भी उसको आत्मसात कर लेगा और फिर बालकों से करवाएगा, तो उससे मूल्यांकन करने में भी कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि शिक्षक है स्वयं तो नहीं उन कार्य को करते हैं और बच्चों से करवाते हैं। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं उस तो बच्चों से करवाते हैं तो उनको जजमेंट करने या मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज की जो किताबें हैं उनके अंतर्गत शिक्षकों से संबंधित सुझाव अलग ही दे रखा होता है कि उसमें लिखा होता है शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, इस प्रकार के कॉलम बने होते हैं और उसमें जो भी कार्य है वो गतिविधि होगी या उनसे संबंधित ये पाठ से संबंधित कोई भी सुझाव भी होते हैं कि आप बच्चों को इस प्रकार पढ़ाइए, इससे संबंधित ये गृह कार्य दीजिए, अभ्यास करवाइए, कुछ भी सुझाव का प्रावधान उसके अंतर्गत होता है प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत। फिर है उपयुक्त शब्दावली। उपयुक्त शब्दावली मतलब कि जो पाठ दे रखे हैं उनकी शब्दावली, मतलब कि वो जो लिखे गए हैं वो किस प्रकार लिखे गए हैं। अगर हम अक्षरों की बनावट करें तो अक्षरों की बनावट किस प्रकार की है, और शब्दों की बात करें, शब्दों की जो श्रृंखला है वो किस प्रकार ली गई है उससे संबंधित, मतलब कि प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत। अगर आपने भी देखा होगा जब हम किताब पढ़ते हैं तो जो हाईलाइट किए हुए शब्द होते हैं, अगर जो कठिन शब्द हैं उनको हाईलाइट कर दिया जाए, और आजकल होता भी है, अगर हम भाषा की बात करें तो इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है, जो कठिन शब्द होते हैं जिनको बच्चे पढ़ने में कठिनाई अनुभव करते हैं उन्हें अलग से हाईलाइट करके या उन्हें अलग से कलर से प्रिंट कर दिया जाता है। तो शब्दावली की जो श्रृंखला है उसको अलग, मतलब उपयुक्त हो, बच्चे उसको पढ़कर समझ सकें, या फिर जिन शब्दों को पढ़ने में उन्हें कठिनाई हो रही है उसे अलग से हाईलाइट करके दिया जाए, ताकि अध्यापक भी उनको उनका बार बार अभ्यास करवाए और बच्चे उनको समझ सके। तो ये बात थी प्रस्तुतिकरण की, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। अब नेक्स्ट जो विशेषता है वो है भाषा या शाब्दिक संप्रेषण। चौथी विशेषता है भाषा या शाब्दिक संप्रेषण। भाषा यानी कि उनमें पाठ्यपुस्तक में भाषा किस प्रकार की हुई है। अब शाब्दिक संप्रेषण यानी कि अब शाब्दिक, तो यहाँ पर वर्बली तो विचारों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, यानी कि संप्रेषण नहीं हो रहा है। ये पुस्तक की हम लोग बात कर रहे हैं, पुस्तक की बात कर रहे हैं, तो पुस्तक के अंतर्गत शाब्दिक संप्रेषण होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति, किताब के अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नहीं कह रहा है, मतलब कि वहां पर शब्दों के माध्यम से बातचीत की जा रही है, विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है। तो भाषा या शाब्दिक संप्रेषण किस प्रकार का होना चाहिए, उनमें क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, तो उसमें जो विशेषताएं हैं उनको हम लोग ये देखते हैं। संप्रेषण यानी विचारों का आदान प्रदान करना, शाब्दिक यानी शब्दों के माध्यम से, और यहाँ पर हम लिपि शब्दों के माध्यम से, मतलब कि जो संस्कृत लिपि, संस्कृत भाषा है उससे संबंधित जो लिपि चिन्ह बनाए गए हैं उसके माध्यम से और जो विचारों का आदान प्रदान करना। फिर है इसके अंतर्गत उपयुक्त शब्दावली का उपयोग होना चाहिए। उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग, तो पुस्तक के अंतर्गत जो शब्दावली दी रखी है, हमने पहले ही बात करी है, वो कैसी होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए। मतलब कि जब कोई
होनी चाहिए। अगला है सरल तथा लघु वाक्य। सरल तथा लघु वाक्य बड़ी कक्षाओं में तो जो संस्कृत की भाषा है वो साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन छोटी कक्षाओं में अगर हम बात करें तो वहां पर भाषा का सरल रूप और वाक्य हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए, जिससे कि बच्चे उन्हें पढ़कर ही उनका अर्थ ग्रहण कर लें। क्योंकि जब साहित्य की बात आती है तो साहित्य को पढ़ते समय कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ तो हम लोग हमारे जाने पहचाने शब्द होते हैं। अगर हम शब्दों की बात कर रहे हैं तो कुछ तो हम लोग बोलते हैं, या फिर हम लोग अगर 6th क्लास से ले तो 10th क्लास तक हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं वो हमें कंठस्थ हो जाते हैं, उनके अर्थ हम स्वयं समझ लेते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उनको समझने में बड़ी कक्षाओं में भी कठिनाई आती है। तो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत सरल शब्द और लघु वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर है शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी समय समय पर शब्द और वाक्य हैं। शब्दों की अगर हम बात करें तो उनमें मानवता में बदलाव, उनका जो मानव रूप है उसमें कभी कभी बदलाव होता है और फिर उन्हें मान्यता मिलती है, फिर हम उसका उपयोग करते हैं। तो अगर पाठ्य पुस्तक में भी इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। जब जब बदलाव किए जाए तो जो शुद्ध वर्तनी मानी जाती है वही शुद्ध वर्तनी बच्चों को पढ़ाई जाए, मतलब कि किताब में वही शुद्ध वर्तनी का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से शुद्धता। व्याकरण की दृष्टि से, अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो शब्द के अंतर्गत, फिर वाक्य के अंतर्गत अलग अलग तरह की जो अशुद्धताएं हो जाती है, क्योंकि हम लोग कभी कभी किसी भी ये अशुद्धता है वो कई प्रकार से होती है। अगर हम बात करें, छोटा सा उदाहरण है, तो क्षेत्रीय प्रभाव भी इस अशुद्धता का कारण होता है। तो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत इस शुद्धता का व्याकरण की दृष्टि से जो शुद्ध वाक्य हैं उनका ध्यान रखा जाना चाहिए और उन्हें शुद्धता पूर्ण ही जो छपाई है पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत करनी चाहिए। नेक्स्ट है विराम चिन्हों का ध्यान। विराम चिन्हों का ध्यान। विराम यानी रुकने की जो स्थिति है, कहां पर, कैसे, कब और कितना रुका जाए, वो विराम चिन्ह हमें बताते हैं। तो विराम चिन्हों का जो पुस्तक है उसके अंतर्गत विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी पाठ को पढ़ते हैं यदि वहां पर विराम चिन्ह नहीं दिया गया है तो हम उसे लगातार पढ़ते जाएंगे। यदि वहां पर अल्प विराम, पूर्ण विराम दिया हो तो हम उसे उसी रूप में ग्रहण करते हैं। ये यदि कोई आश्चर्यचकित वाला चिन्ह है, ठीक है, अहो है, वो चिन्हों का प्रयोग किया गया है तो हम उसे उस अर्थ में ही ग्रहण करेंगे। यदि बोलने वाला भी यदि लगातार बोलता चला जाता है तो हमें समझ नहीं आता है, लेकिन यदि वो अपनी बातों को रुक रुक कर समय समय पर, मतलब जहाँ रुकना चाहिए वहाँ रुक कर और फिर प्रस्तुत करता है तो समझ में आता है। तो यहाँ तो पुस्तक की बात हो रही है, तो पुस्तक के अंतर्गत यदि विराम चिन्हों का ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होगी। वो लगातार हर शब्दों को एक जैसा पढ़ते जाएंगे, उसके अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो विराम चिन्हों का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्राविधिक पदों का प्रयोग। प्राविधिक पदों का प्रयोग। अब जहाँ ये टेक्निकल्स टर्म्स आते हैं, मतलब कि प्राविधिक, जिनको जो प्राविधिक मतलब कि जिन्हें प्रावधान, जिनका प्रावधान किया गया है और वो उनके अनुसार ही वो बनाए गए, मान लो कोई परिभाषा वगैरह है, उनका यदि उपयोग किया जा रहा है तो उनको विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और जहाँ तक हो सके वहाँ तक प्राविधिक पदों का ही प्रयोग किताब में किया जाना चाहिए, जिससे कि बालक जो चीज बाद में पढ़ेंगे, मतलब कि जो
ये टेक्निकल जो टर्म्स होती हैं उनको बच्चे बड़ी कक्षाओं में पढ़ते हैं, लेकिन छोटी कक्षाओं से ही इनका ज्ञान बच्चों को यदि करवाया जाएगा तो बड़ी कक्षाओं में वो इसे केवल अर्थ ग्रहण करेंगे, मतलब कि उसको पढ़ते ही उन्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम इन्हें लगातार कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं। तो बात यही है, केवल छोटी सी बात है कि पाठ्य पुस्तक में टेक्निकल टर्म्स का उपयोग किया जाना चाहिए। अब है लास्ट है दृश्यात्मक संप्रेषण। दृश्यात्मक संप्रेषण लास्ट विशेषता। दृश्यात्मक संप्रेषण, देखिए दृश्य मतलब जिन्हें देखा जा सके और संप्रेषण देखकर जिन्हें देखकर भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान हो सके। तो ऐसी विशेषताएं पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत होनी चाहिए। तो हम अगर पाठ्य पुस्तक की बात करें, यदि हमने कोई फ्लैग है बच्चों को दे दिया, झंडा है, और इससे संबंधित कोई भी कविता है या श्लोक है बच्चों को अगर किताब में दिया गया है, अगर ये झंडा बना होगा तो झंडे से वो अपनी ये झंडा क्या कहना चाहता है, मतलब कि झंडे के माध्यम से बच्चों को क्या समझ में आएगा, उससे संबंधित वो सारे तथ्य हैं, इसे देखकर ही उनके क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए जो पाठ्य पुस्तक है उसमें दृश्यात्मक संप्रेषण होना भी आवश्यक होता है। इस प्रकार की विशेषता भी होनी आवश्यक है। अगर हम छोटे छोटे बच्चों की बात करते हैं तो यदि हम उसमें क ख ग ये सिखा रहे हैं, केवल ये तो क ख ग ही होते हैं, लेकिन हम उन्हें चित्रों के माध्यम से समझाते हैं। क ख ग यानी क से कबूतर, ख से खरगोश, इस प्रकार से हम लोग उनको सिखाते हैं। और वो चित्रों के माध्यम से बच्चे जल्दी समझ लेते हैं और उन्हें सीख लेते हैं। ये बात तो यही है कि केवल क तो हमें क ही सिखाना चाहिए, लेकिन जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे किस प्रकार सरलता से सीख लेंगे। तो हम एक चित्र दृश्य के माध्यम से अपना संप्रेषण बालकों से करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग उदाहरणों का, दृश्यात्मक के अंतर्गत उदाहरणों का अभिप्राय युक्त प्रस्तुतिकरण। अब अगर गणित के उदाहरण होते हैं तो एग्जाम्पल लिखकर और उससे संबंधित कोई प्रश्न दे दिया जाता है, ठीक है। अब हम संस्कृत की बात कर रहे हैं, संस्कृत पाठ्य पुस्तक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर उदाहरण दिया तो उदाहरण में क्या देंगे हम लोग, उससे संबंधित कोई चित्र को रख देंगे, क्योंकि उससे संबंधित श्लोक तो दे नहीं सकते, तो बच्चे को फिर से उसी को सीखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो श्लोक को सीख रहा है। अगर उदाहरण में हम श्लोक को रख दें तो बच्चा इस श्लोक को भावार्थ को समझेगा या फिर दूसरा श्लोक समझेगा, इसलिए श्लोक को तो नहीं रखना है। यदि अगर हमने मान लो उदाहरण लेते हैं का कृष्ण पिका कृष्ण का वेद पिका गयो, तो अगर हम लोग ये श्लोक पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो वहां पर हम उससे संबंधित काक है, पिका है, ठीक है। एक कोए और कौवे में क्या अंतर है, उससे संबंधित हम कौवे का भी चित्र प्रस्तुत कर दें और कोए का भी चित्र प्रस्तुत कर दें, फिर हम भावार्थ को समझाएं तो बच्चे समझ सकेंगे। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, उदाहरणों का अभिप्राय होना चाहिए। जब वो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसका अभिप्राय क्या है, वो कहाँ पर उपयोग में लेंगे इस उदाहरण का, वो होना चाहिए। तो अगर संस्कृत की हम बात करें तो दृश्यात्मक संप्रेषण उसमें होना चाहिए। चित्र वहां पर दिखाकर बच्चों को यदि श्लोक समझाया जाएगा तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो अब नेक्स्ट जो है वो है स्पष्ट एवं उपयुक्त। स्पष्ट एवं उपयुक्त, क्या स्पष्ट और क्या उपयुक्त? तो दृश्यात्मक संप्रेषण जो चित्र दे रखे हैं वो कैसे होने चाहिए, स्पष्ट और उपयुक्त होने चाहिए। नेक्स्ट है उदाहरणों की विविधता। उदाहरणों की विविधता से हम क्या अभिप्राय लेंगे? सपोज एक नाटक लिया गया है, नाटक का नाटक तो ले नहीं सकते, नाटक का कोई
होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पाठ प्रारंभ किया, ये नाटक है, ये चित्र बता दिया और फिर पूरे पाठ को लिख दिया जाए, मतलब पूरे नाटक को लिख दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि जो चित्र दिए गए हैं नाटक के, उन जो नाटक के अंश बताया गया है उससे संबंधित अलग अलग चित्रों का समावेश किया जाना चाहिए। हम यही तो करते हैं जब पाठ योजना बनाते हैं, तो उससे संबंधित हम टीचिंग एड बनाते हैं तो उसमें हम ध्यान करते हैं कि बच्चों को हम इससे संबंधित क्या चित्र दिखाएं जो बच्चे अच्छी तरह से सीख सकेंगे, हम अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकेंगे, जिसके माध्यम से हम बच्चों को बहुत अच्छा सिखा सकेंगे। तो वही बात है, एक अध्यापक जब इस कार्य को कर रहा है तो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत क्यों नहीं इस प्रकार के चित्रों को दिया जाए, इस प्रकार के छोटे छोटे मिनिएचर लगा दिए जाए, जिससे कि बच्चे आसानी से उस चीज को ग्रहण कर सकें। तो ये है विविधता उदाहरणों की। और कार्य एवं अभ्यास, कार्य एवं अभ्यास। अब कार्य एवं अभ्यास ये कब दिया जाता है? तो पाठ के अंत में, जब पाठ पूर्ण हो जाता है उसके अंदर में हमने देखा होगा कि बच्चों को आजकल तो प्रश्न अभ्यास के वो लिख दिए ही जाते हैं, वरना जो अध्यापक है स्वयं पाठ पढ़ाता था और अभ्यास प्रश्न स्वयं बनाकर बच्चों को देता था गृह कार्य के रूप में। लेकिन आजकल जो है किताब के अंतर्गत 2-3 जो अगर रिक्त स्थान की बात करें तो 2-3 रिक्त स्थान है अध्यापक करवा देता है, उससे संबंधित बच्चों को अभ्यास के रूप में स्वयं करने के लिए दे देता है। तो कार्य एवं अभ्यास। फिर है पूर्व एवं अंतिम प्रश्न। पूर्व मतलब पहला और अंतिम मतलब जो लास्ट का है, जब सबसे लास्ट में जो प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक की बात हो रही है तो जो किताब है उसका पहला और अंत वाला जो प्रश्न होता है वो कैसा होना चाहिए? एकदम आकर्षक होना चाहिए, जिसे देखकर बच्चे खुश होकर उस पुस्तक को पढ़े या पढ़ने में रुचि ले। तो जो पूर्व या अंतिम प्रश्न है वो आकर्षक होना चाहिए। तो ये बात हम लोगों ने बात की है पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। और इससे संबंधित आप गृह कार्य प्रश्न भी करेंगे, तो गृह कार्य प्रश्न लिखिए आप लोग। संस्कृत पाठ्य पुस्तक, संस्कृत पाठ्य पुस्तक में निहित विशेषताओं संस्कृत पाठ्य पुस्तक में निहित विशेषताओं का वर्णन करें। जिस प्रकार से